हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में इंडक्शन मशीन करने वाले हैं। ठीक, फॉर CIL MT MCL और RPG SSCG और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इसके पहले DC मशीन हो चुका है, ठीक, सिंक्रोनस मशीन हो चुका है और आज हम करेंगे इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इंडक्शन मोटर क्या होता है जिसमें स्पीड NS से कम होती है। ठीक है, और इस केस में पावर एब्जॉर्ब होता है और Q भी एब्जॉर्ब होता है, मतलब रिएक्टिव पावर भी एब्जॉर्ब होता है और रियल पावर भी एब्जॉर्ब होता है। और इंडक्शन जनरेटर में जो स्पीड होती है NS से ज़्यादा होती है, मतलब NR NS से ज़्यादा होता है। इस केस में पावर डिलीवर होता है और Q एब्जॉर्ब होता है। मतलब इंडक्शन मशीन में हमेशा पावर, मतलब कि रिएक्टिव पावर हमेशा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और जो उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर टू DC शंट मोटर जैसा है और उसका गुड वोल्टेज रेगुलेशन है। और लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क होता है लोअर देन DC शंट मोटर। ओके, और ये है सर्किट डायग्राम। इधर R1 JX1 और इधर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है। ठीक, फिर ये R2 अपॉन X है। ठीक, और JX2 ये रोटर साइकिल का जो ड्रॉप है। ओके, जो स्लिप परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS। ओके, और स्लिप स्पीड क्या होता है NS माइनस NR या फिर S इंटू NS। और NR क्या होता है NS 1 माइनस S। और स्लिप एट नॉर्मल स्पीड कितनी होती है 2 से 5% जनरली, लेकिन नो लोड पे जो स्लिप की वैल्यू होती है 0.5% तक होती है। ठीक, बहुत कम हो जाती है। और जो स्टेटर कोर किसका बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है और इसमें जो लेमिनेशन करते हैं वो 0.35 mm से लेकर 0.65 mm तक करते हैं। अब देखो, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ना वैसे लेमिनेशन जो थिकनेस है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, और इसमें जो स्लॉट होते हैं वो सेमी क्लोज टाइप होते हैं। देखो, सिंक्रोनस मशीन में जो स्लॉट होते हैं वो ओपन टाइप होते हैं। ओके, और इंडक्शन मशीन में सेमी क्लोज टाइप स्लॉट होते हैं। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट आर प्रेफर्ड। अब स्क्वायरल केज रोटर की बात करते हैं। ये इसमें जो रोटर के बार होते हैं वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं और रोटर बार आर शॉर्ट सर्किटेड बाई इंड रिंग ऑफ सेम मटेरियल। ओके, इन स्क्वायरल केज रोटर पोल आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक है, अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो ड्रॉबैक होता है, इसका पुअर स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है बट एक्सेलेंट रनिंग करेक्टरिस्टिक्स। और जो ड्रॉबैक इसमें लेस रोटर रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से लेस स्टार्टिंग टॉर्क होगा और हाई स्टार्टिंग करंट होता है। ठीक, अब वाउंड रोटर की बात कर लेते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, स्लिपरिंग रोटर। इसमें जो स्लिपरिंग होती है वो फॉस्फेट ब्रांच की बनी होती है और रोटर वाइंडिंग मस्ट बी वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर। और इसमें जो स्लिपरिंग होती है का कनेक्शन होता है स्लिपरिंग का वो स्टार होता है और जो स्टेटर का कनेक्शन होता है वो डेल्टा या फिर स्टार दोनों में हो सकता है, जनरली डेल्टा में होता है। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसका क्या काम होता है, इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। फिर अगर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया तो स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है और इंक्रीज रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। ठीक है, जो cos फाई होता है R2 प्लस R एक्सटर्नल अपॉन Z होता है। ओके, अब जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है इसमें एक्सीलेंट स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है बट पुअर रनिंग करेक्टरिस्टिक्स। अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वर्सेस स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है सिंपल होता है, इसका डिफिकल्ट होता है। इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्लिपरिंग स्क्वायरल केज में, इसमें लेस होती है। मेंटेनेंस लेस होता है स्क्वायरल केज में और स्लिपरिंग में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, देखो, रोटरी स्टेटर का जो RMF होता है NS से रोटेट करता है और जो रोटर का RMF होता है वो भी NS से रोटेट करता है। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी सारे रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एट इंस्टेंट स्टिल जो NR होता है वो 0 होता है और स्लिप उस केस में हो जाएगी 1। तो जो EMF का फार्मूला होता है सेम हो जाता है, इसमें कोई स्लिप का फैक्टर नहीं होता। लेकिन रनिंग केस में क्या होता है, रोटर की जो स्पीड होती है वो NR के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्लिप होता है 0 से लेकर 1 के बीच लाई करती है। इस केस में जो EMF होगा वो S टाइम ऑफ E2 हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की वो S टाइम ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और देखो, रोटर रेजिस्टेंस में कोई भी स्लिप का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेकिन मतलब इम्पिडेंस में रिएक्टेंस में आता है, एक्स टाइम हो जाता है। ठीक है, और जो करंट होता है उसमें भी इधर भी एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा वोल्टेज में और इधर भी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब रोटर इक्विवेलेंट सर्किट होता है। देखो, ये R2 JX2 और इधर क्या करता है R2 1 माइनस S
1/s-1, ठीक। मतलब R2/s को ऐसे लिख सकते हैं अपन, दोनों तरफ अगर R2 को एडिशन करेंगे, ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये वाला टर्म होता है R2, ये कॉपर लॉस को डिनोट करता है, रोटर कॉपर लॉस को, और जो ये वाला टर्म है ये मैकेनिकल लॉस को डिनोट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इनपुट पावर लॉस मतलब होता है, ठीक, इनपुट पावर एट रोटर, जो कि एयर गैप पावर जिसको बोलते हैं। तो टोटल जो एयर गैप पावर होता है क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ आई टू का स्क्वायर अपॉन इंटू R2/s, ठीक है। और ये क्या, रोटर कॉपर लॉस, जो इनपुट पावर एट रोटर होता है क्या होता है, रोटर कॉपर लॉसेस प्लस रोटर आउटपुट पावर जो कि मैकेनिकल पावर होता है, ठीक है। अब रोटर कॉपर लॉस कितना होता है, 3I²R। मैकेनिकल पावर क्या कितना होता है, 3I²R ब्रैकेट में 1/s-1, ठीक। अब जो इनका रेशियो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो एयर गैप का जो रेशियो, एयर गैप रेशियो वर्सेस कॉपर लॉस का रेशियो वर्सेस मैकेनिकल का कितना होता है, 1:s रेशियो 1-s, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें रोटर कॉपर लॉस का पूछे तो कितना हो जाएगा, s टाइम ऑफ एयर गैप पावर। मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा, 1 - s टाइम ऑफ एयर गैप पावर, ठीक। इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, ठीक। अब शॉर्ट पावर क्या होता है, मैकेनिकल पावर माइनस मैकेनिकल लॉसेस में जो, देखो मैकेनिकल पावर जो उसमें मैकेनिकल लॉसेस माइनस कर दूँगा तो उसमें बचेगा क्या, सॉफ्ट पावर। और स्टेटर का जो इनपुट पावर होता है वो क्या होता है, एयर गैप पावर प्लस स्टेटर में जो लॉसेस होते हैं उनको जब एडिशन कर देंगे तो पावर इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब टॉर्क इक्वेशन की बात करते हैं। पहला कौन सा टॉर्क है, फुल लोड टॉर्क, डेवलप टॉर्क या फिर रनिंग टॉर्क, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, पी मैकेनिकल अपन ओमेगा आर। अब देखो ओमेगा आर कैसे लिखते हैं, 2π NR/60। अब देखो जो एयर गैप मैकेनिकल पावर है उसको एयर गैप पावर के टर्म में लिख सकते हैं PG 1 - s, और जो ओमेगा आर को कैसे लिखते हैं, ओमेगा s 1 - s। तो जो डेवलप टॉर्क होगा PG मतलब एयर गैप पावर अपॉन ओमेगा s से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब इधर ओमेगा आर की जगह मतलब ओमेगा एस की जगह अपन या फिर ओमेगा आर की जगह एन किस रख के अपन निकाल सकते हैं टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क वर्सेस स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखो, टॉर्क वर्सेस मतलब कि स्पीड वर्सेस पावर का जो ग्राफ होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक, स्पीड वर्सेस पावर का। अब लेकिन पहला ये क्या है, टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इधर टॉर्क होता है, इधर स्लिप, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग में एन आर अपना कितना कितना होता है, 0 होता है, तो स्लिप होती है 1। तो ऐसा कुछ नॉन लीनियर ग्राफ होता है। लेकिन जब तक मैक्सिमम टॉर्क नहीं आ जाता, तो जब टॉर्क मैक्सिमम होता है उसको उस टाइम मतलब उस पर जो स्लिप की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं SMT मतलब मैक्सिमम स्लिप, ठीक। अब टॉर्क एट मैक्सिमम स्लिप मतलब कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क उसको बोलते हैं SMT। अब उसके बाद लीनियर रीजन आता है, मतलब SMT के बाद जो वैल्यू आती है ना स्लिप की उसको बोलते हैं लीनियर रीजन, इसको बोलते हैं लो स्लिप रीजन, ठीक है। इसमें जो स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लीनियर होती है। जिसमें टॉर्क होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, यहाँ टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, ओके। फिर जब इधर क्या स्पीड कितने बराबर हो जाती है NS के। अब और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, NR और बढ़ता जाएगा। तो इसमें NR जब तक NR की वैल्यू जब 2NS हो जाएगी तो उस केस में जो स्लिप की वैल्यू होती है -1 हो जाती है, ठीक है। तो इस रीजन में जनरेटर जैसे बिहेव करेगा, इधर मोटरिंग एक्शन होगा, इधर ब्रेकिंग एक्शन होगा। इधर इधर स्पीड NR से कम होती जाएगी, तो इधर जो स्लिप की वैल्यू होती है >1 होती है, इधर 0 और 1 के बीच लाई करती है, इधर स्लिप की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। अगर स्लिप की वैल्यू निगेटिव हुई तो जनरेटर के रीजन में आ जाती है, ठीक है। अब रोटर ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, कब, ब्रेकिंग रीजन में। तो जो स्लिप की वैल्यू होती है इसलिए पॉजिटिव हो जाती है, मतलब कि >1 हो जाती है, ठीक। अब फुल लोड, रनिंग या फिर ग्रॉस या फिर डेवलप टॉर्क, ठीक है, ये कितना होता है 3/ω/s और V1² इंटू R2/s अपॉन R2/s का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये स्लिप का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, मैक्सिमम टॉर्क को बोलते हैं पुल आउट टॉर्क या फिर ब्रेक डाउन टॉर्क। ये कितना होता है, यहाँ इस केस में क्या करते हैं अपन, मैक्सिमम टॉर्क केस में जो R होता है ना R2 इसको x2 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में 3/ω/s इंटू V² अपॉन 2x2, ठीक है। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ना इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है कौन, मैक्सिमम टॉर्क, ओके। अब स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क में बस स्लिप की वैल्यू 1 पुट कर दो। ये जो फार्मूला था ना इसमें स्लिप की जगह 1 पुट कर दो तो सिंपल से स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू निकल आती है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो SMT क्या होता है, SMT क्या होता है R2/x2 होता है, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक, उसको बोलते हैं SMT। अब जो ST मैक्स क्या फार्मूला होता है R2 प्लस R एक्सटर्नल, ठीक, अपॉन x2। तो स्टार्टिंग केस में क्या होता है स्लिप की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में जो R एक्सटर्नल होता है उसका निकाल सकते हैं x2 - R2 से, ठीक है।
हाँ, अब देखो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, देखो इधर जो ओमेगा है और फ्रिक्वेंसी 1/f आ गया, ठीक। इधर वोल्टेज है और इधर देखो एक एक्स, मतलब कि यहाँ, मतलब कि एक्स क्या होता है, 2 पाई f l होता है ना, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एफ क्यूब आ जाएगा नीचे, ठीक है। अगर बी बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो स्टार्टिंग टॉर्क फ्रिक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर बी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो स्टार्टिंग टॉर्क फ्रिक्वेंसी की क्यूब की प्रोपोर्शन होती है, ओके। अब टी मैक्स, अब मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर की प्रोपोर्शन होती है। अगर बी बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क भी कांस्टेंट होता है। अगर बी वेव कांस्टेंट नहीं है तो मैक्सिमम टॉर्क फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली स्क्वायर के, ठीक है। और जो इस रेशियो होता है टॉर्क एट फुल लोड अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, जो रेशियो होता है 2 × SMT/S अपॉन SMT का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, ये बहुत बार फार्मूला पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग टॉर्क वर्सेस टी मैक्स का जो फार्मूला होता है वो 2 टाइम्स ऑफ SMT/1 + SMT का स्क्वायर, बस एक्स जो एस की वैल्यू होती है ना वहाँ 1 पुट कर देने हैं स्टार्टिंग वाले में, ठीक है ना। अब वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस। अब देखो जो एस होता है ना और रोटर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क भी रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो इधर कंसीडर किया कि R4 बड़ा है, R3 बड़ा है, R2 बड़ा है, R1 बड़ा है, ठीक है। अब देखना, अब R4 बड़ा है तो इसका स्लिप भी मैक्सिमम होगी, देखो यहाँ स्लिप 1 है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ गया, ठीक। अब फिर उसके बाद आर थ्री बढ़ा है तो जो टॉर्क ऑफ 3 है रोटर का है ना वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ दो, यहाँ स्लिप की वैल्यू थोड़ा बड़ी है, ठीक है। फिर यहाँ भी मतलब कि स्लिप की वैल्यू इसे घटती जाएगी जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस घटता है, और टॉर्क भी घटता जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। टॉर्क वोल्टेज की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, तो पहला क्या होता है, नो लोड टेस्ट। इसको इसमें ये कब होता है, वी रेटेड पे होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, शंट ब्रांच के पैरामीटर निकालते हैं, ये कांस्टेंट लॉसेस का होता है, ठीक है। इसमें कोर प्लस फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस का कैलकुलेट करते हैं। देखो ये दो वोल्टेज वर्सेस, ठीक है, मतलब ये है वोल्टेज और ये मतलब ये कोर लॉसेस है, ठीक है। तो देखो ये जो ये वाला एरिया ना, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस निकालते हैं, और जो इस रीजन को बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं फ्रिक्शन और अलग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कांस्टेंट लॉसेस में कोर को अलग कर सकते हैं, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस को अलग कर सकते हैं इस रीजन में, जिसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसको इसमें सीरीज ब्रांच पैरामीटर निकालते हैं, ये कॉपर लॉस मतलब वेरिएबल लॉस निकालने का काम आता है, ठीक है। और इसमें आई रेटेड रहता है और वी रिड्यूस करते हैं कितना, जनरली 8 से 10% तक, ठीक है, रेटेड तक। अब स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, तो एट स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो टू लिमिट स्टार्टिंग करंट वी यूज स्टार्टर, ठीक। अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जब 5 हॉर्स पावर था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ करेंगे। अगर 15 हॉर्स पावर था तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करेंगे, और 15 हॉर्स पावर से ज़्यादा है तो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और स्लिप रिंग की इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज करेंगे, या फिर इंजेक्टेड स्लिप फ्रिक्वेंसी ईएमएफ इन रोटर, ठीक है। अब रेटेड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं। तो इस केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क वर्सेस फुल लोड का टॉर्क होता है IC/IFL का होल स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड, ठीक है। और जो IC कितना होता है, वी रेटेड अपॉन Z01, ठीक है, मतलब कि इनपुट टाइप का जो इम्पिडेंस होता है। अब स्टार्टिंग करंट कितना होता है, जनरली 5 से 7 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का। और इधर R01 कैसे निकालते हैं, R1+R2/K², ठीक है। और इस तरह X01 भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर, ओके। अब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, इस केस में क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग होता है, ठीक है। सिर्फ देखो रेटेड कहाँ यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में यूज़ करते हैं, बाकी हर जगह रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग यूज़ करेंगे। तो इस केस में जो आई सप्लाई अपॉन आई स्टार्टिंग होता है X/1 होता है, ठीक है। और जो आई सप्लाई होता है X² टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होता है, ओके। और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और एंड सप्लाई करंट ये रिड्यूस होता है X² के फैक्टर में, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो जो स्टार्टिंग करंट होता है X/V1/Z01, ठीक है। तो ये हो जाएगा X टाइम ऑफ ISC, ठीक। तो जो वैल्यू निकल के आती है स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का, ये X² का फैक्टर होता है, ओके। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में,
देखो स्टार्टिंग में स्टेटर स्टार में कनेक्ट होता है, बट रनिंग में स्टेटर जो होता है डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। तो जो इसमें जो टॉर्क होता है वो 1/3 हो जाता है, ठीक है, फुल लोड के। ये देखो ये है ISC अपॉन IFL इंटू E² है SFL, ठीक है। और अगर फेस में करता है तो 1/√3 हो जाएगा, और फेस वोल्टेज इधर भी 1/√, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है स्टार डेल्टर में 1/3 होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के। ओके, अब स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखो एक होता है स्लिप कंट्रोल मेथड। स्लिप कंट्रोल मेथड में देखो स्लिप कंट्रोल मेथड में तीन तरीके। एक होता है रोटर रेजिस्टेंस जो कि स्लिपरिंग में यूज करते हैं। एक होता है सप्लाई वोल्टेज जिसमें दोनों यूज करते हैं। रोटर EMF इंजेक्शन इसको सिर्फ स्लिपरिंग में, क्योंकि देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ स्लिपरिंग में आता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड, इस केस में तो इसमें फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है जो दोनों में यूज कर सकते हैं। पोल चेंजिंग सिर्फ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोड में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें क्योंकि ऑटोमेटिकली पोल इंड्यूस होते हैं इसलिए इसमें पोल चेंजिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायरल केज में। और कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये होता है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड। अब फ्रॉम स्टेटर साइड वर्सेस फ्रॉम रोटर साइड, ठीक है। तो स्टेटर साइड कौन कौन से मेथड है? सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग मेथड, ठीक है। और रोटर से रोटर रेजिस्टेंस, रोटर EMF और कास्केडिंग, ठीक। तो जो और क्या एक पॉइंट है, स्टे लोड लॉसेस होते हैं ना, वो लोड करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, ओके। हाँ, अब रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पढ़ते हैं पहले। तो ये क्या होता है? फुल रेटेड टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। तो जो T1 होता है 3/ω/SM, ठीक है, S v²/R2। तो जो इसमें टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप अपॉन R2 के होता है, ओके। इधर अपन देखो इसमें जो अपन एजम्पशन लेते हैं कि ये एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप, ठीक है। तो इस केस में जो R2 होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस केस में X इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV² अपॉन FR2 होता है, ठीक है। तो अगर फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, तो इस केस में इन दोनों को ना इक्वेट कर देंगे, मतलब ये इक्वल टू S2/R2 R प्लस R एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ से R एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो NR2 होता है ये होता है NS1 - S2, ठीक है। अब वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक कैसी होती है? देखो इस केस में एट नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन मतलब जिसको बोलते हैं लो स्लिप रीजन, तो उस केस इसमें भी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, SX2 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लो स्लिप रीजन है। तो इस केस में जो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? S टाइम v² के, ठीक है। तो इफ लो टॉर्क कांस्टेंट होता है इस केस में देखो S1v1² इक्वल टू S2v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर अपन को ये सारी चीज़ें पता है तो। और यहाँ से I2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रोटर EMF इंजेक्शन, तो क्या होता है? कनेक्टेड एक्सटर्नल सोर्सेस इंजेक्टेड वोल्टेज मस्ट भी सेम फ्रिक्वेंसी, जो इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। कितनी होगी? जो FR होता है रोटर फ्रिक्वेंसी S टाइम ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। अब क्या है? इंजेक्टेड EMF सेम फेस के होंगे, तो जो नेट रोटर वोल्टेज होगा तो एड अप हो जाएगा, ठीक है। और तो इस केस में जो स्लिप होगा घट जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस। और अपोजिट में क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है, इंजेक्टेड वोल्टेज। तो इसमें स्लिप की वैल्यू बढ़ जाती है और स्पीड घट जाती है, तो इसको बोलते हैं सब सिंक्रोनस। फिर अब क्या है? फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड, इस मतलब V/F कंट्रोल मेथड, ठीक है। इस केस में करते हैं पहले का पॉइंट क्या है? कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। इसमें सिर्फ ना बेस स्पीड आगे करेंगे, ठीक है, कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। तो इसमें फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो स्पीड जो होती है रेडिएटर्स कम आती है। देखो अगर फ्रिक्वेंसी घटाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर फ्लक्स बढ़ जाएगा तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है, चेंज ऑफ सैचुरेशन। अब कंट्रोल एबव बेस स्पीड, इस केस में क्या करेंगे? V को कांस्टेंट रखेंगे और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे। इस केस में अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा, अगर फ्लक्स घट जाएगा तो देखो अगर कंट्रोल करना है एबव बेस स्पीड तो ओनली फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है, और कंट्रोल बिलो बेस स्पीड उसमें V/F कांस्टेंट मेथड यूज करेंगे, ओके। इसमें फ्रिक्वेंसी घटाएंगे, ठीक। तो जो SMT होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक। और जो Tmax होता है V/F के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो ये देखो जैसे जैसे अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब टॉर्क का इक्वेशन होता है स्लिप वर्सेस टॉर्क का, ऐसा समथिंग, ठीक है। अब कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है।
तो 2 मोटर रिक्वायर्ड की जरूरत होती है। देखो स्टेटर फ्रिक्वेंसी ऑफ मोटर 1 कितनी सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है, और जो रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी एस टाइम ऑफ एस ऑफ मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और स्टेटर फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड मोटर कितनी हो जाएगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। और जो रोटर फ्रिक्वेंसी कितना है, इसमें भी S1 का मतलब S2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है S1 S2 F इंटू एफ ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोटर। तो इसमें 4 डिफरेंट स्पीड निकाल सकते हैं। पहला क्या, क्यूमुलेटिव स्पीड, तो इस केस में दोनों को पोल का एडअप करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशियल कास्केडिंग, इसमें दोनों पोल को माइनस करेंगे। फिर होता है ऑपरेटेड इंडिविजुअली, मतलब आगे NS1 निकालेंगे, फिर NS2 निकालेंगे, मतलब पहले इसका पोल लेंगे फिर दूसरे पोल लेंगे, दूसरी स्पीड, मतलब 4 स्पीड पे निकाल सकते हैं। अब 20वां पॉइंट क्या है, डबल केज रोटर, मतलब इसमें क्या करते हैं, यूज टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसका यूज क्यों करते हैं, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो इसमें 2 तरह की वाइंडिंग होती है रोटर में, एक सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर। देखो सर्कुलर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं और लो इम्पिडेंस लो रिएक्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं अपर केज। अपर केज सर्कुलर होती है, और जो इनर केज होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। इनर केज में क्या, दो स्टार्टिंग टाइप में करंट यहाँ से फ्लो करता है सर्कुलर वाले में, और रनिंग टाइम में इनर केज से फ्लो करता है, ठीक है। इसमें हाई एक्स होता है और लो आर होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस अपोजेस चेंज ऑफ करंट, ओके। ये होता है टॉर्क वर्सेस स्पीड ग्राफ। ये देखो ये होता है इनर का ग्राफ, ये आउटर का, और ये ओवरऑल रिजल्टेंट का होता है, ठीक है। तो एट स्टार्टिंग कंडीशन करंट फ्लो थ्रू आउटर केज, ठीक है, और रनिंग में करंट थ्रू इनर केज, ओके। अब क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग होता है हार्मोनिक ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। तो क्रॉलिंग किसका हो जाता है, हार्मोनिक हो जाता है, हार्मोनिक ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर टेंडेंसी टू रन कितना NS/7 की स्पीड से, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। इन केस ऑफ क्रॉलिंग जो स्लिप होती है 6/7 हो जाती है, 0.85, ठीक है। और क्रॉलिंग अगर इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जनरली। अब एलिमिनेशन ऑफ क्रॉलिंग करना है तो क्या करते हैं, स्क्यूइंग करते हैं रोटर को, ठीक है, रोटर स्लॉट को, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ रोटर बार इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आर इंक्रीज हो गया तो टॉर्क इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायरल केज में टॉर्क वैसे भी कम होता है, इसलिए क्रॉलिंग मतलब कि होता है। अब अगर थोड़ा रोटर और स्क्यू कर देंगे तो लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे टॉर्क बढ़ जाएगा। एडवांटेज और क्या है इसकी, रोटर का कॉगिंग को कम हो जाती है, डेवलप यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है, शॉर्ट टर्न को बढ़ा भी देता है। तो ठीक है गाइस, इंडक्शन मशीन ख़त्म हो चुका है, रिवीजन मतलब। अब देखो स्पेशल मशीन नहीं आता CILMT में। अगर आप लोग बोलेंगे तो स्पेशल मशीन और बचा क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो ईजी है, इसका 1-2 पेज का ही रिवीजन है। स्पेशल मशीन कुछ 2-3 पेज का है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो स्पेशल मशीन पहले करवा दूँ या फिर पावर सिस्टम पर स्विच कर दो, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद पावर सिस्टम चालू करूँगा, ठीक। पावर सिस्टम, इसमें आगे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जनरेशन पढ़ेंगे, फिर स्विच गियर, नहीं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्विच गियर, फिर पढ़ेंगे जनरेशन, ओके। और हाँ एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि एप्टीट्यूड कराने का CILMT का। देखो मैंने एनालिसिस किया था आज इधर, ठीक। अगर आप लोग बोलोगे तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। इसमें मैंने 2017-2020 के PYQ कंसीडर किया है, ठीक। तो उसका मैंने आगे पूरा वेटेज निकाला है चैप्टर वाइज। फिर इसमें मैं सोच रहा था सोल्यूशन कराऊँ 50 क्वेश्चन का जो PYQ है उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं क्लासेस शेड्यूल करूँ, जिस लाइक मैं चैप्टर वाइज क्लासेस शेड्यूल करने का सोच रहा था। फर्स्ट नंबर सिस्टम, ठीक। आगे क्या करूँगा, 1-2 पेज में आगे पूरे कॉन्सेप्ट होंगे ना, उसको रिवाइज करवाऊँगा। फिर टॉप 30 क्वेश्चन, मतलब टॉप 30 क्वेश्चन लूँगा हर एक कॉन्सेप्ट के, ठीक है। जिससे मतलब कि उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट उस 30 क्वेश्चन में आ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे ना मैं सोचूंगा इस पर लाने का, ठीक। और मैं नॉन टेक का मतलब जिस लाइक कि जनरल अवेयरनेस वगैरह ना उसको भी सोच रहा था करने का, ओके। इस वीडियो में इतनी, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, ठीक।